लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अक्रूवल कंसेप्ट तक पढ़ा था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अक्रूवल कंसेप्ट, सॉरी सारे कंसेप्ट को। तो पहला हम लोगों ने जो पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते टाइम हम लोग एंगल होना चाहिए बिजनेस, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अकाउंटिंग करना है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करना है। मतलब अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे और मेरे बिजनेस को दोनों को अलग अलग पर्सन मानना है, एक पर्सन मानना नहीं है। हमेशा हमारा एंगल बिजनेस करते टाइम, सॉरी अकाउंटिंग करते टाइम हमारा एंगल क्या होना चाहिए, बिजनेस, कि बिजनेस से एंगल, बिजनेस के एंगल से पैसा आया है क्या नहीं, बिजनेस के एंगल से एसेट कितना है, बिजनेस के एंगल से लायबिलिटी कितना है, हमारे एंगल से देखना नहीं, किसके एंगल से देखना, बिजनेस के एंगल से। सेकंड कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, जब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे हर ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर करना है, और ओनली जो ट्रांजेक्शन मॉनिटरी है, मॉनिटरी मतलब जो पैसे में मेजर किए जा सकते हैं, वही ट्रांजेक्शन हम लोग को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने, बाकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। मुझे बुखार आया है, ये मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा मेरे को 1 करोड़ का बुखार आया है, चलो 1 करोड़ का बुखार रिकॉर्ड करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर करना पॉसिबल, दैट इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट कंसेप्ट। ये नॉर्मली जो अप्लाई होता है फिक्स एसेट के ऊपर अप्लाई होता है। बोलते हैं कि जब जब तुम लोग कोई भी फिक्स एसेट मतलब प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करोगे तो हमेशा उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो कि आप लोगों ने उसको कितने में परचेस किया हुआ। मैंने एसी का एग्जांपल लिया था। एसी अगर मैं 40,000 का परचेस कर रहा हूँ और उसको इंस्टॉल करने का मुझे 2,000 का खर्चा आ रहा है और ट्रांसपोर्ट करने का 5,000 का खर्चा आ रहा है, तो इनिशियली मुझे टोटल कितना खर्चा लगा, 40,000 एसी का हो गया, 5,000 लाने का खर्चा हो गया, 2,000 फिटिंग का खर्चा हो गया, टोटल खर्चा कितना हो गया, 47,000 रुपीज। तो जब जब मुझे किसी ने पूछा रहेगा कि एसी का वैल्यू कितना, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, 47,000 रुपीज, बिकॉज 47,000 इज माई एक्विजिशन कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोला जाएगा, एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन मतलब परचेस प्राइस, या हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाएगा। कंसिस्टेंसी, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, अकाउंट्स में अलग अलग मेथड्स हो सकते, कभी कभी कुछ कुछ चीजों पे अलग अलग मेथड्स हो सकते। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप लोगों ने कोई एक मेथड, एक पॉलिसी को यूज किया तो हर टाइम उसी पॉलिसी, उसी मेथड को यूज करना है, पॉलिसी मेथड को चेंज करना नहीं है। अगर लॉ में बोला है चेंज करना, मतलब वो मेथड ही बंद हो चुका है, तो आपको मजबूरी में अभी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब जब अकाउंटिंग आप लोग करने वाले हो उस टाइम पे पहले, अगर आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है, ऐसा लगने वाला है, आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उस लॉस का आज से ही प्रोविजन बनाना चालू करो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चालू करो। आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, ऐसा आज ही आपको पता चल रहा है, तो उस लॉस को आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चालू करो। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। अगर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड किया तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, मतलब हमारा नुकसान है, तो करने का नहीं। उसके बाद में कंसेप्ट बच्चे लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब जब अकाउंटिंग करोगे तो ऐसा एज्यूम करके चलना आपका बिजनेस बहुत साल तक चलते ही जाने वाला है, चलते ही जाने वाला और चलते ही जाने वाला है। उसके बाद में रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बोलते हैं बच्चे लोग कि इनकम जब तुम लोग अर्न करोगे, अर्न वर्ड क्या बोला है, अर्न, तो रिकॉर्ड करो। जरूरी नहीं आप लोगों ने अर्न किया रहेगा, मतलब आप लोगों ने रिसीव्ड किया है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब क्या, मैं कहां पे तो काम कर रहा हूं, जून महीना पूरा मैंने काम किया तो मुझे जुलाई में सैलरी मिलना चाहिए, यस और नो। अब जून महीना पूरा मैंने काम किया बट अब तक उसने सैलरी नहीं दी, बताओ मैंने इनकम अर्न की क्या, यस की इनकम अर्न, बट रिसीव हुआ नहीं। मैं 1 महीना काम कर रहा हूं मतलब मैंने इनकम को अर्न किया, बट अब तक मुझे मिला, तो मेरे लिए इनकम है, मैं बोलूंगा ना मेरे लिए इनकम है। मैं हक से मांग सकता हूँ क्या, सामने वाले से मांग सकता हूँ ना, बिकॉज राइट टू रिसीव हो गया ना, मुझे राइट है ना अभी पैसा मिलने का। ऐसे जब इनकम आपको मिलने का कंफर्म हो रहा है, राइट टू रिसीव हो जाएगा, उस टाइम पे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम करके दिखाओगे, दैट इज, उसको बोलेंगे अर्न। ओके, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंसेस या इनकम उस पर्टिकुलर ईयर में ही दिखना चाहिए। मतलब अगर 2026 में मैं कोई पैसा कमा रहा हूं तो दिखना कब चाहिए, 2026 में। 2027 में दिखना चाहिए क्या, नहीं। एडवांस में मिला रहेगा 2025 में, 2025 में दिखाऊंगा क्या, नहीं।
तो दिखाऊंगा कब? 2026 में। जैसे कि मैं 2026 में आपको पढ़ा रहा हूं, इसका फीस आपने 2025 में मुझे दिया, बट आप पढ़ने के लिए 2026 में आ रहे हो। पढ़ने के लिए कब आ रहे हो? 2026 में, बट आपने पैसा कब दिया? 2025 में। क्या मैं 2025 में एज इनकम दिखाऊंगा? 2025 में एज इनकम दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज आप पढ़ने के लिए कब आ रहे हो? 2026 में। तो उसी साल का मैं इनकम करके दिखाऊंगा। तो पर्टिकुलर ईयर का इनकम पर्टिकुलर ईयर में दिखना चाहिए, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में दिखना नहीं चाहिए। भले वो मिलने का बाकी रहेगा तो भी दिखाना है, मिला रहेगा तो भी दिखाना है। समझ में आया? जैसे कि आप 11 स्टैंडर्ड मेरे पास पढ़ रहे हो, बराबर, आपका टोटल फीस समझो 20,000 है, आपने मुझे 12,000 दे दिया, दैट मीन्स रिसीव्ड अमाउंट। और कितना आने का बाकी है? 8,000। आप मेरे पास 11 पढ़ रहे हो 2026 में, 2026 में मुझे 12,000 मिल गया, अभी भी कितना आने का बाकी है? 8,000। तो 8,000 को भी मैं इनकम करके ही मानूंगा, बिकॉज वो मिलने का बाकी है, बिकॉज उसका वास्ता 2026 के साथ है ना। मतलब 2000 पर्टिकुलर ईयर का पैसा, पर्टिकुलर ईयर का पैसा, जिसको मैं अकाउंटिंग ईयर बोलूंगा, क्या बोलूंगा? अकाउंटिंग ईयर का पैसा, उसी अकाउंटिंग ईयर में आपको दिखाना है, अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में, पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर में दिखाना नहीं है। ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे ड्यूअल एस्पेक्ट, जो लास्ट लेक्चर में नहीं हुआ था, आज होने वाला है। इसकी नोट्स ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किए, समय नोट्स। ओके, देख लो। ड्यूअल एस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज or every transaction or event has a two aspect. What is two aspect? Two effects. Two aspect बोले तो two effects. जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते, एक कॉइन के दो साइड होते, वैसे हर ट्रांजेक्शन के दो साइड्स होंगे। हर ट्रांजेक्शन कितने साइड होंगे? दो। ओके, मैं अभी अपना मोबाइल इसको बेच रहा हूं, तो क्या होने वाला है? मोबाइल इसके पास जाएगा और उसके बदले में मुझे क्या देगा? पैसा देगा। मतलब दो चीजें हो गई मेरे साइड से। क्या हो गया मेरे साइड से? मोबाइल गया और पैसा आया, ऐसा हो गया। मैं कोई टीवी लेने के लिए गया तो हुआ क्या रहेगा? टीवी मेरे पास आया, मेरे यहाँ से पैसा गया। दो ट्रांजेक्शन मेरे, सॉरी, एक ही ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हुए। मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स या दो साइड होते हैं या दो एस्पेक्ट होते हैं। ये ड्यूल एस्पेक्ट हम लोग को बताने का काम करेगा। तो ड्यूल एस्पेक्ट बताने का काम क्या करेगा कि हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट्स होते हैं? दो। हर ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स कितने होते हैं? दो। एक हो सकता है कि सिर्फ नहीं, दो ही होगा। कितना इफेक्ट होगा? दो। उसमें भी अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। ओके, अकाउंट के दो साइड जो होते हैं डेबिट और क्रेडिट से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एक डेबिट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? क्रेडिट। According to this concept, every transaction or event has a two aspect, that is dual effect. For example, when Akshay starts business with cash 5 lakh, one hand the business get 5 lakh, बिजनेस को क्या मिला? 5 लाख का कैश मिला और बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई। चलो दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे पास पैसा आया रहेगा क्या? पैसा मेरे पास आया, दैट मीन्स मनी रिसीव्ड, बट मेरे ऊपर क्या क्रिएट हो गया? लायबिलिटी। मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हुई ना, कर्जा। मतलब एक तो मुझे मजा मिला, उसके बाद मुझे सजा भी मिली। तो हर ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट्स रहेंगे, एक पैसा आया और सेकेंडली मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई। समझ में आया? This concept which recognize the fact that every debit there is a corresponding equal credit. जितना डेबिट रहेगा उतना ही क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। जितना डेबिट रहेगा उतना ही क्या रहेगा? क्रेडिट। This is the basis of the entire system of double entry bookkeeping system. ये डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम का मेन है। सेकेंड टॉपिक का नाम जरा रीड करो, क्या है तुम्हारे टेक्स्ट बुक? सेकेंड टॉपिक का नाम रीड करो। सेकेंड टॉपिक इंडेक्स में मिलेगा। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट नहीं बोला, सेकेंड टॉपिक। क्या नाम है? सेकेंड टॉपिक का नाम क्या है इंडेक्स में? तो ये जो एक पॉइंट पढ़ रहे हो ना, उसके ऊपर पूरा टॉपिक है तुम लोगों को पढ़ने। डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम। समझ में आया क्या? इतना मस्त टॉपिक है ना, पर चिंदी है, इतना खास दम नहीं। अभी आपको कैसे लगता है मुझे पता नहीं, बट मेरे हिसाब से एकदम चिंदी है। ओके, ये समझा क्या?
फ्रॉम दिस कंसेप्ट बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म हुआ, जिसका मतलब है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। ये तुम लोगों ने इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार याद है क्या? तुम लोगों ने कुछ इस स्टाइल से पढ़ा रहेगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, ऐसे करके पढ़ा रहेगा। उसका मतलब वही है, इधर काय साइड से उधर घुमाया, बाकी कुछ नहीं किया। ओके चलो, डिस्क्लोजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर वर्ड का मतलब क्या है? डिस्क्लोजर वर्ड का मतलब क्या है? बोल हर्षित राणा, डिस्क्लोजर वर्ड का मतलब क्या है? बंद हो ना, अरे क्लोज नहीं बट डिस्क्लोज है, डिस्क्लोज। बोलो डिस्क्लोजर मतलब क्या? बोलो, सब इंग्लिश मीडियम क्यों ना तुम लोग? डिस्क्लोजर बेसिक वर्ड है। डिस्क्लोज करना मतलब क्या? बोलना, क्लोज का अपोजिट डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब शो करना, अपनी इनकम डिस्क्लोज करो, बहुत बार बोलते हैं ना, चलो अपनी इनकम शो करो। डिस्क्लोज करना मतलब शो करना, तो डिस्क्लोजर वर्ड का मतलब क्या है? शो करना। डिस्क्लोजर वर्ड का मतलब क्या है? शो करना। बोलते जब जब तुम लोग अकाउंटिंग करोगे, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, अभी यहाँ पे वर्ड आया मटेरियल, तो इस पॉइंट में मटेरियल वर्ड का मतलब है इंपोर्टेंट। इस पॉइंट में मटेरियल वर्ड का मतलब क्या है? इंपोर्टेंट। इस पॉइंट में मटेरियल वर्ड का मतलब क्या है? इंपोर्टेंट। अरे लिखो ना फिर पागल लोग, 4 बार बोला मैंने। इस पॉइंट में मटेरियल का मतलब क्या है? इंपोर्टेंट। नहीं मटेरियल मतलब सामान समझोगे तुम लोग, मटेरियल मतलब क्या है? इंपोर्टेंट। इस पॉइंट में समझ में आया? इंपोर्टेंट। द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड, तो यहाँ पे क्या बोल रहे? डिस्क्लोज ऑल मटेरियल मतलब इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाना चाहिए। द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड बी डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? फुल एंड फेयर, छुपाना नहीं है। To the related parties, the financial position and performance should be disclosed very honestly to all the users. जितने बुक्स ऑफ अकाउंट के यूजर्स है उनके सामने होनेस्टली प्रेजेंट करना है, कोई भी चीज चिटिंग तरीके से प्रेजेंट करनी नहीं है। The financial position means the balance sheet of the business, and financial performance means business result in term of the profit and loss and income and expenditure, जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है। बच्चे लोग जब डिस्क्लोज करने की बारी आती है, दो चीजें हम लोग को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। नंबर 1 बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 1 बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 2 बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस के बैलेंस शीट से हम लोगों को मिलती है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटी बताने का काम करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टॉपिक नंबर 9 में हम लोग ये पढ़ना है। टॉपिक नंबर 9 जरा रीड करो, क्या है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर या सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ऐसा रहेगा। हाँ तो वही सोल ट्रेडिंग हो गया। तो टॉपिक नंबर 9 में हम लोग पूरा पढ़ना है, एकदम चिंदी टॉपिक है, कुछ दम नहीं बच्चे लोग, ऐसे मजाक मजाक में हो जाएगा, एक्चुअली चिंदी। ओके भरोसा रखना। ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज शुड बी all information disclosed should be relevant, reliable, comparable, understood by all the concerned authority. रिलेवेंट मतलब रिलेटेड होनी चाहिए। आप अकाउंटिंग कर रहे हो और सामने वाले मतलब दूसरे कंपनी का इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो, चलेगा क्या? दूसरे कंपनी का इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। रिलायबल मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। कंपेरेबल मतलब इस साल को मैं प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करने लायक होना चाहिए। अंडरस्टैंड मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए ना। अगर इंडिया है तो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश ठीक है, बट आप फ्रेंच में अकाउंटिंग करोगे या चाइनीज में अकाउंटिंग करोगे, समझेगा क्या? नहीं समझेगा ही नहीं ना, बरोबर।
तो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। पॉइंट समझा? तो दो यहाँ पे पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, ड्यूल एस्पेक्ट एंड डिस्क्लोजर। चलो अपने ओन वर्ड में इसका मतलब लिखो फटाफट, और जरा इज्जत से लिखो, ऐसा उड़ाने का काम मत कर। अगला जो पॉइंट हम लोग रीड करें ना, मटेरियलिटी, ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोला, डिस्क्लोजर में क्या बोला, ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन लिखना, सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोग दिखाना है। मटेरियलिटी में बोलते हैं सिर्फ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाना, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं, मतलब फालतूगिरी इन शॉर्ट। एक जगह बोलते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दिखाओ, और दूसरी जगह पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाओ, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे वर्ड मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी। सागर पाटिल बहुत अमीर है, करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके, एक्चुअली सच्ची बात है। ओके, 4-4 गाड़ी है उसके पास, ये उसका 4-4 गाड़ी सच्ची में है। ओके करोड़पति है, 4-4 गाड़ी है। मैं बेचारा गरीब आदमी, सादा सिंपल आदमी। 500 रुपए किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे लिए क्या सागर के लिए? मेरे लिए सागर 500 छोड़ जाने ना, इतने में तुम्हें वड़ा पाव खा ले दो। एग्जाम्पल रहे ऐसा, सोने चांदी का वो पेपर डाल के खाता है उसके अंदर। ओके, सोना वड़ा पाव, क्लियर? तो 500 रुपया किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए, उसके लिए नहीं। चलो और एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो। बच्चे लोग, दो कंपनी, टाटा नाम की कंपनी है और एक लाटा नाम की कंपनी है। कुछ तो बनाने से लाटा बना दिया मैंने। टाटा नाम की कंपनी, लाटा नाम की कंपनी। टाटा कंपनी में बच्चे लोग 10,000 करोड़ का टर्नओवर है उसका, उनका टोटल बिजनेस 10,000 करोड़ का है, और लाटा का 10,000 का ही है। समझा? टाटा में 10,000 करोड़ है और लाटा में सिर्फ 10,000 का बिजनेस है। इस बिजनेस में 1,000 का फ्रॉड हुआ या एरर है, समझो फ्रॉड नहीं, गड़बड़ है, एरर है, और इसमें भी 1,000 का गड़बड़ है। अब बता 1,000 किसके लिए ज्यादा जरूरी है? लाटा टाटा के लिए जरूरी। समझो 1,000 का एरर लाटा ने छुपाया, टाटा ने छुपाया। 1,000 का गड़बड़ है, लाटा ने छुपाया, टाटा ने छुपाया। पब्लिक के सामने किसका 1,000 आना जरूरी था? लाटा का। टाटा का नहीं आया तो भी चलेगा, मतलब 1,000 लाटा के लिए जरूरी पर टाटा के लिए जरूरी, मतलब इंपोर्टेंस लेवल एक के लिए जरूरी तो दूसरे के लिए जरूरी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, समझा क्या? 1,000 रुपया लाटा के लिए जरूरी पर टाटा के लिए जरूरी, अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, बट हर बिजनेस के हिसाब से उनका देखने का नजरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इंपोर्टेंस लेवल क्या हो रहा है, चेंज। पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से हर ट्रांजेक्शन का इंपोर्टेंस लेवल कम या ज्यादा हो सकता है। अभी इनका जो है साइज ऑफ बिजनेस के वजह से 1,000 रुपया किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज मर्टिलिटी लेवल। मतलब आप लोग को ऑन द बेस ऑफ जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करना है, जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करना है, जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करना है कि वो मटेरियल है क्या नहीं, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं, डिसाइड करना है। ओके, चलो रीड करते देख लो। According to this convention, financial statement should disclose all material items which might influence the decision of the users, which might influence the decision of the users। अभी मुझे लाटा कंपनी में पैसा लगाना है और लाटा कंपनी ने मेरे सामने 1,000 का ये फ्रॉड छुपाया, तो मैं पैसा लगा दूंगा, बट जब मेरे सामने 1,000 का फ्रॉड आएगा तो मैं पैसा लगाऊंगा क्या? डायरेक्ट मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा ना, अरे 10,000 के सामने 1,000 का गड़बड़ है, 10% गड़बड़ है, कल मैंने लगाया पैसे गड़बड़ में गया तो मेरा डिसीजन चेंज हो गया। बट टाटा कंपनी में 10,000 करोड़ के सामने 1,000 का गड़बड़ है, ऐसा मुझे पता चला, तो मैं क्या बोलूंगा, बड़ी बड़ी कंपनी में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ऐसा बोलूंगा ना।
अरे बड़े बड़े कंपनी में 1000 मतलब उनके लिए क्या है, बराबर ना, तो छोटा ही गड़बड़ है ना, तो मेरे डिसीजन के ऊपर असर हुआ नहीं। जो यूजर्स के डिसीजन के ऊपर असर करने वाला आइटम रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, मटेरियल आइटम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मटेरियल आइटम बोला जाएगा। पॉइंट क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक मटेरियल आइटम तुम लोग समझा रहेगा। हेंस एनी आइटम विच नॉट सिग्निफिकेंट, जो आइटम सिग्निफिकेंट मतलब जरूरी नहीं है, नॉट रिलीवेंट रिलीवेंट नहीं है, उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया तो चलेगा। मतलब जो जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे तो भी चलेगा। समझ में आया? दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। ये फुल डिस्क्लोजर का क्या एक्सेप्शन है। मैंने क्या बोला, फालतू की दिया ना इन शॉर्ट। ऊपर क्या बोल रहे थे, सब दिखाओ, इधर क्या बोल रहे हैं, सब दिखाने की जरूरत नहीं है। जो रिलीवेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, उसको सिर्फ दिखाओ। द टर्म मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। व्हाट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होने वाला है। इट डिपेंड अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। जरूर नहीं एक इंफॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी रहेगी तो आदित्य के लिए जरूरी है ऐसा। अभी बदलापुर में 5000 बच्चे कॉमर्स लेने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन किसके लिए जरूरी है, मेरे लिए, बिकॉज मैं उतने लोगों को मैं टारगेट बनाऊंगा, मेरे यहाँ पे आने चाहिए। आदित्य के लिए क्या जरूरी है, नया गेम कौन सा लॉन्च हुआ है मुझे खेलने के लिए, फुटबॉल का कौन सा क्लब लॉन्च हो गया है मुझे देखने के लिए, बराबर। तो जो मेरे लिए जरूरी है उसके लिए जरूरी है क्या, जो उसके लिए जरूरी है मेरे लिए जरूरी नहीं है। पर्सन टू पर्सन जरूरत चेंज होती जाती है, इंपोर्टेंस लेवल चेंज होती जाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग डिसीजन, उस पर्सन के रिक्वायरमेंट्स क्या वो भी हम लोगों को देखनी है। एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन इज मे बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन, जो एक के लिए जरूरी हो दूसरे के लिए जरूरी होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो सारा गेम बच्चे लोग जरूरत का है, समझ में आया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट बच्चे लोग मैचिंग कंसेप्ट, एकदम मस्त कंसेप्ट है। ओके, मजाक मजाक में खत्म हो जाएगा, एक्चुअली मजाक मजाक में खत्म हो जाएगा। एक सवाल पूछता हूँ एक कंसेप्ट पढ़ाने से पहले, और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इसका सही आंसर दोगे। ओके, चलो देता हूँ। मेरे ना 1000 यूनिट्स पेन के परचेज किए एट ₹10 के हिसाब से। ओके, एट ₹10 के हिसाब से, मतलब टोटल मैंने परचेस कितने में किया रहेगा, 10,000 में। कितने परचेस किए, 10,000 में। डन। उसमें से मैंने 800 यूनिट्स सेल किए, 800 पेन मैंने सेल किए एट ₹15 के हिसाब से। तो सेल कितने में किया रहेगा, 12,000 में। 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेच दिया। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा मुझे, 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेच दिया, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, बरोबर। प्रॉफिट 2,000 का हुआ क्या, नहीं, कितने का हुआ, क्या हुआ फिर, लॉस हुआ। अभी 10 की चीज 15 में बेची, लॉस कैसे हो गया, फिर क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। रुक थोड़ा तो जूना होने दे, फिर तेरे को बताता हूँ मैं, तो नया है ना, अभी कुछ बताऊंगा नहीं तेरे को। बोलो,
हाँ, बोल जेनेलिया डिसूजा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1200, 1200, 1200, 1200 कसं काय जरा सांग मला, ते माहित नाही बघत बोलून टाकलो असं. यस आर्या पाटिल, कुछ कहना चाहोगे? यस सागर पाटिल, कुछ कहना चाहोगे? यस अनन्या मिश्रा चौधरी, मस्त ने, कुछ कहना चाहोगे? साबत कुछ बोलेगा? चलो इसको थोड़ा इजी करता हूँ। 10 वाला चीज 15 में बेचा, बताओ एक यूनिट के पीछे प्रॉफिट कितना हो गया? 5 का। बेचे कितनी यूनिट? 800, 4000 का प्रॉफिट। क्या हार था? 10 वाला चीज 15 में बेचा, एक यूनिट के पीछे प्रॉफिट कितना हो गया? 5, और बेचे कितनी? 800 यूनिट, 5 इंटू 800, 4000 का प्रॉफिट, खत्म। क्या हार था इसमें? प्रॉफिट कितने का हुआ? 4000। चलो इसको निकालने का दूसरा ट्रिक भी समझते। मैंने सेल कितनी यूनिट्स किए? 800 इंटू 15, 800 इंटू 15 हुआ कितना? 12000। उसके सामने परचेज भी 800 यूनिट का ही लो, 800 इंटू 10 हुआ कितना? 8000। और 12000 में से 8000 का बचा कितना? 4000। आया क्या प्रॉफिट? 4000 आया पक्का? अभी आप बोलोगे सर आपने क्या किया है यहाँ पे? 800 का जो 800 यूनिट के पीछे इनकम हुआ था ना, मैंने बेचे कितनी यूनिट्स? 800, तो इनकम मुझे 800 यूनिट का ही हुआ। उसके सामने मैंने परचेज भी कितनी यूनिट्स का लिया? 800 यूनिट का ही लिया। यही कंसेप्ट बोलता है मैचिंग कंसेप्ट, कि अगर आपको इनकम हुआ रहेगा तो उसके सामने एक्सपेंसेस भी उतनी यूनिट्स का ही लो, एक्स्ट्रा लो मत। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर 2026 का मैं इनकम दिखा रहा हूं तो उसके सामने एक्सपेंसेस भी 2026 के ही दिखाओ। अगर 2026 के इनकम के सामने मैं 2026 के साथ साथ 2027 के भी एक्सपेंसेस दिखाऊंगा तो इस साल का आने वाला प्रॉफिट सही आएगा क्या गलत? गलत आएगा, गलत आएगा। बिकॉज प्रॉफिट मैंने एक्सपेंसेस मैंने 2027 के भी अभी जोड़ दिए, तो इस साल का मेरा खर्चा बढ़ के दिखा रहेगा। अगर खर्चा बढ़ के दिखा रहेगा तो प्रॉफिट क्या हो रहेगा? कम। अब 2027 में मैं फिर से एक्सपेंसेस दिखाने वाला नहीं हूँ। 2027 में मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? फिर से एक बार, 2027 का एक्सपेंसेस मैंने आज ही दिखा दिए, तो इस साल मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया। अगले साल का खर्चा अगर मैं आज बुक कर रहा हूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो क्या होने वाला है? इस साल मेरा खर्चा ज्यादा दिखेगा। अब इस साल खर्चा ज्यादा दिखेगा तो प्रॉफिट कम दिखेगा कि ज्यादा दिखेगा? कम दिखेगा। अभी अगले साल का एक्सपेंस आज दिखा दिया, इसका मतलब मैं अगले साल फिर से एक्सपेंसेस दिखाऊंगा क्या? आंसर इज नो। अगर मैं अगले साल एक्सपेंसेस नहीं दिखा रहा हूं तो अगले साल प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। मतलब अगले साल का भी प्रॉफिट गलत आएगा। तो मैचिंग कंसेप्ट इंशाल्लाह बोलने का काम क्या करता है? अगर आप अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हो तो उस अकाउंटिंग ईयर का इनकम अगर रिकॉर्ड करे तो उसके सामने उसका ही एक्सपेंसेस क्या करो? रिकॉर्ड करो। ये कंसेप्ट बताने का काम करेगा, मैचिंग कंसेप्ट बताएगा, और वही हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। ओके, मैचिंग कंसेप्ट आई थिंक समझा रहेगा एग्जाम्पल से। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट revenue during the accounting period are matched with the expense incurred that period। जिस साल का इनकम रहेगा उस साल के इनकम के सामने उसी साल का एक्सपेंस दिखाओ, अगले साल का पिछले साल का दिखाने का नहीं। अगर 2026 का इनकम लिया तो उसके सामने 2026 का ही क्या दिखाओ? एक्सपेंसेस दिखाओ। टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया। दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन द अक्रूवल कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मतलब ये मैचिंग कंसेप्ट दो कंसेप्ट का मिक्सिंग है। मैचिंग कंसेप्ट दो कंसेप्ट का क्या है? मिक्सिंग है। नंबर वन अक्रूवल कंसेप्ट, नंबर टू पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्स द टाइम फ्रेम मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटस। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हम लोग को बताता है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बताता है हम लोगों को कि हम लोगों का टाइम फ्रेम क्या है। जैसे 10 साल आप स्कूल में गए थे, ये बताया मैंने एग्जाम्पल, याद है क्या? 10 साल आप स्कूल में गए थे, अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट जब मैं बताया था उस टाइम पे मैंने बताया था। 10 साल आप स्कूल में गए थे, स्कूल वालों का टारगेट क्या है? 10th पास करवा के इसको यहाँ से भगाना है। तो आपने फर्स्ट में एडमिशन लिया,
तो उनका टारगेट क्या था, 10th पास करवा के आपको स्कूल से हकालना है, ये टारगेट था। तो ऐसे वो करते, ऐसे भी कर सकते हैं ना, फर्स्ट ईयर पढ़ के हो गया, चलो बच्चे लोग नेक्स्ट कल से सेकंड ईयर के सेकंड स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक लेके आना, हम लोग तुरंत सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ के होने के बाद में वो ऐसे बोल जाएगा जो कल से ना थर्ड स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक लेके आना, हम लोग वो पढ़ेंगे। ऐसे कर सकते थे, बट वो हर साल तुम लोगों की इज्जत से एग्जाम लेते थे मतलब एग्जाम लेते थे, हर साल लेते थे, और हर साल तुम लोग को एग्जाम देने को लगा देते। क्यों? तुम लोग खुद की पता चले परफॉर्मेंस, बच्चे लोग खुद की क्या पता चले, परफॉर्मेंस ना, अरे मेरे को वही बोलना था खुद की क्या पता चले, परफॉर्मेंस। जिस सेकंड स्टैंडर्ड में आप थे तो आपको 90% समझो आए, और फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको 85% आए थे। इससे क्या पता चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं, ग्रोथ पता चल रही है। परफॉर्मेंस तो इधर भी अच्छा है, इधर भी अच्छा है, आपके हिसाब से गंदा हो सकता है, बट किसी और के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, मतलब किसी को 90% स्कोर आते, बोलते रहे इतना कम आया, बट एक खुश नसीब मानो उससे 2 बच्चे पास होते थे। ओके, परफॉर्मेंस दिख रहा है, बट यहाँ पे अभी दिख रहा क्या है, ग्रोथ। फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर को सेकंड ईयर के साथ कंपेयर करते थे, फिर फोर्थ ईयर को थर्ड ईयर के साथ कंपेयर करते थे। तो इससे बिजनेस का क्या पता चल रहा है, सॉरी आपका क्या पता चल रहा है, परफॉर्मेंस। वैसे बिजनेस की लाइफ बच्चे लोग इन्फिनिट होती है, इन्फिनिट का साइन ये होता है पता है ना, इन्फिनिट मराठीमध्ये आपण बोलतो अनलिमिटेड त्यांचं आयुष्य असतं, तो अनलिमिटेड। ओके, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं यार, काय बोलते, अनलिमिटेड को मराठी में क्या बोलते, अमर्यादित आयुष्य असतं। ओके, न संपणार अमर्यादित आयुष्य असतं। अभी बिजनेस जैसे टाटा जैसी कंपनी, बच्चे लोग 1800 के आसपास पैदा हुई थी, अभी भी चल रही है। समझो उन्होंने तभी से अब तक अकाउंट ही कभी नहीं बनाया होगा, तो उनको खुद का परफॉर्मेंस पता चलेगा। तो अकाउंटिंग ईयर या पीरियडिसिटी से हम लोग हेल्प करता है बिजनेस का क्या पता चलने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस और परफॉर्मेंस पता करने के लिए। अगर हम अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट ही फॉलो नहीं करेंगे और सिर्फ बिजनेस ही करते जाएंगे, बिजनेस ही करते जाएंगे और खुद का परफॉर्मेंस चेक ही नहीं करेंगे, चलेगा क्या? और बाद में एक साथ पता चलेगा अरे बहुत सारा लॉस हो गया हम लोगों को, बराबर। इसलिए हर टाइम पे चेक करना जरूरी है, आपको भी खुद का चेक करना जरूरी है बच्चे लोग। सिर्फ पढ़ते जाओगे टेस्ट नहीं दोगे, चलेगा क्या? इसलिए टाइम टू टाइम टेस्ट देते जाओ, खुद घर पे पढ़ते भी जाओ, ऐसे एड़े जैसे बैठो मत, समझ में आया? तो हम लोगों ने अभी 2 कंसेप्ट कौन से पढ़े, एक मल्टीलिटी और सेकंड मैचिंग कंसेप्ट। चलो फटाफट अपने ओन वर्ड में लिखो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच्चे लोग एंड आईएफआरएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्यार से बोलेंगे एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन। अकाउंट्स करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, जो फ्रेमवर्क फॉलो करना है, उसको बोला जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नॉर्मली जो एएस होते हैं वो बनाने का काम होता है आईसीएआई का, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कॉमर्स में 3 प्राइम इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई। आईसीएमए का काम है बच्चों लोग सीएस बनाना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईसीएसआई का काम है कंपनी सेक्रेटरी के स्टैंडर्ड्स बनाना, और आईसीए का काम है एसए और एएस बनाना। ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और एएस मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये बनाने का काम किसका रहेगा, आईसीआई का। तो जब हम लोग एएस की बात करें वहां पे हम लोग को समझेगा कि आईसीआई का क्या काम है करना। देख लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क या नॉर्म्स, काम कैसे करना है बताने का तरीका, टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या फॉलो करना है, इन द डिफरेंट स्टेटमेंट, सॉरी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस बिकम कंपेरेबल। अलग अलग इंटरप्राइजेस मतलब बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते वो कंपेरेबल बने, कंपेरेबल मतलब एक के साथ, एक को आप दूसरे के साथ कंपेयर कर पाए, तो उसके लिए जो भी नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, वो बताने का काम कौन करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इट नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू एंश्योर consistency, comparability, adequacy, and reliability of financial statement.
समझो एक जन बोल रहा है कि मुझे ना डेबिट राइट हैंड साइड में लिखना है, क्रेडिट लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ओके, ये मुंबई का लोग, दिल्ली का बोलता नहीं नहीं मैं क्रेडिट लेफ्ट में लिखूंगा और डेबिट राइट में लिखूंगा। कोलकाता में क्या, नहीं नहीं हम लोग ऐसे फालतू के नहीं करेंगे, डेबिट ऊपर और क्रेडिट नीचे लिखेंगे। चेन्नई में क्या, नहीं बोले मैं डेबिट नीचे और क्रेडिट ऊपर लिखूंगा। मतलब हर एक जन अपने मर्जी से अकाउंटिंग करे, तो इसको हम लोग कंपेयर कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। तो कंपैरिजन करने के लिए सबका क्या होना चाहिए? सेम रूल होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। तो बताने का काम कौन करेगा? आईसी, सॉरी एएस। इन अदर वर्ड्स कोलर क्या बोलता है देख लो, इन द वर्ड ऑफ कोलर, कोलर क्या बोलता है देख लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कोड ऑफ कंडक्ट्स, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन imposed by custom law or professional bodies for the benefit of public accountant. Public bodies, इधर क्या है? बेनिफिट ऑफ द पब्लिक अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट जनरली, मतलब अकाउंटेंट के फायदे के लिए हम लोग जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाने वाले, अकाउंटेंट के फायदे के लिए जो हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट बनाने वाले उसको क्या बोला जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, बाकी तुम लोग ये घर पे रीड करना। नीड क्यों जरूरी है? टू प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको सही तरीके से समझे। नेक्स्ट, टू हेल्प द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को समझे कि मुझे कौन सा प्रोसीजर और प्रैक्टिस फॉलो करना है, कौन सा प्रोसीजर और प्रैक्टिस फॉलो करना है। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द टू और मोर एंटिटी, अगर दो कंपनी ने सेम मेथड फॉलो किया रहेगा अकाउंटिंग का, तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे ना, इसका प्रॉफिट ज्यादा है, इसका कम क्यों है, इसको लॉस ज्यादा क्यों है। अगर दोनों अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करें तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, और टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली, जो भी गवर्नमेंट के लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, कंप्लायंसेस प्रॉपरली फॉलो हो, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे? ओके, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कौन इश्यू करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। मतलब आईएफआरएस इश्यू या बनाने का काम कौन करेगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो क्या इश्यू करेगा? आईएफआरएस। IFRS is a set of the international accounting standards stating how particular type of transaction and other events should be reported in financial statement. Financial statement में कैसे दिखाना, ये बताने का काम कौन करेगा? IFRS. Okay? IFRS are issued to develop accounting standard. ये बताने का काम करेगा, मतलब बड़ा गाइडलाइन देगा। उस गाइडलाइन के हिसाब से हर कंट्री अपना खुद का क्या बनाएगा? एएस बनाएगा। हर कंट्री खुद का क्या बनाएगा? एएस बनाएगा। जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ गाइडलाइन देगा, बट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने यहाँ पे अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बराबर। बिकॉज हर स्टेट में कस्टम अलग है, हर स्टेट में लैंग्वेज अलग है, हर स्टेट का हिस्ट्री खुद का अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करती है? सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी, बराबर, कि ऐसा 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 होना चाहिए। वैसे आईएफआरएस क्या करेगा? गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। तो अकाउंट अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर कंट्री क्या खुद का क्या बनाएगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम करेगी। अभी इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे देख लो। इन इंडिया standards of accounting is issued by ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India. The Council of the Institute of Chartered Accountant of India constitute the accounting standard board. उन्होंने AS बनाने के लिए एक बॉडी बनाया जिसका नाम है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे कॉलेज में स्कूल में क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है। वैसे AS बनाने के लिए ICAI ने एक बॉडी बनाया जिसका नाम क्या है? ASB। मतलब ICAI आया, उसने ASB बनाया, और ASB बाद में क्या बनाने का काम कर रहा है? AS बनाने का काम कर रहा है। ऑन 21st April 1977 recognized the accounting standard in India. ASB formulates the accounting standards so that such standards may be established by the Council of the Institute of in India. The ASB will consider the applicable law. जब AS बनाओगे तो इंडिया में फिलहाल लॉ कौन से चालू हो आप लोगों को कंसिडर करना है। नहीं तो आप
नया रूल बनाओगे जूनियर रूल को छोड़ के, चलेगा क्या? नहीं, मतलब जूनियर रूल भी आपको क्या करने, फॉलो करने हैं। कस्टम्स, यूजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब सबको कंसीडर करते हुए आपको क्या बनाना है, एएस बनाने हैं। नहीं तो नए रूल बनाने के चक्कर में जूनियर रूल को छोड़ दोगे तो चलेगा क्या? जूनियर रूल भी वहां पे फॉलो होने चाहिए। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन द अकाउंट्स प्रीपेड इन इंडिया मस्ट बी कंपेटिबल विद द अकाउंट्स प्रीपेड इन अदर कंट्री। अभी ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया बाहर जाके काम कर सकता है, बाहर के लोग इंडिया में आके काम कर सकते हैं, तो इंडिया का अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए कि दूसरे कंट्री को मैच करे, उनको कंपेयर कर पाए। दिस हैज रिजल्टेड इन द एग्जिस्टिंग एएस बीइंग कवरेज विद द आईएफआरएस। आईएफआरएस के थ्रू इंडिया का क्या बना हुआ है, आईएफआरएस के थ्रू इंडिया का क्या बना हुआ है, एएस बना हुआ है। ठीक है, बाकी नहीं रीड करोगे तो भी चल जाएगा। इंडिया में करेंटली 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा बोला गया है, बट अभी बहुत कम ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ आपको एएस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल्स रीड करने से पहले मैं बोलूंगा कि पहले ये पूरा रीड कर लो एक बार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच्चे लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला जो एग्जांपल है वो AS1 है, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी रहेगा आपको डिस्क्लोज करने, पब्लिक को दिखाने। जब आप कोई भी अकाउंटिंग अकाउंट्स बनाओगे तो पब्लिक के सामने ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखना चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का, आपको कुछ चीजें छुपानी नहीं। सेकंड AS2 बच्चे लोग, AS2 बोलता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, दैट इज स्टॉक रहता है बिजनेस में, कोई भी गुड्स बचे हुए रहते हैं जो खत्म नहीं होते, उनका वैल्यूएशन मतलब उनका क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालने का, वैल्यूएशन मतलब उनका क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालने का, वो बताने का काम करेगा। नॉर्मली जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है एनआरवी, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो सवाल आता है एनआरवी क्या होता है, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो बचा हुआ रहेगा एनआरवी। रिपीट कर रहा, गुड्स का जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से उसने उसका बेचने का जो भी खर्चा रहेगा माइनस करोगे तो बचा हुआ रहेगा एनआरवी। जैसे मुझे रिमोट बेचना, साबत को बोला ये रिमोट 100 रुपए में बेचना, सात बोला मैं बेच के दूंगा, मैं 10 रुपए में लूंगा, इसका मतलब मुझे मिलने वाला कितना है, 90 रुपया। तो मैंने साबत का जो भी कमीशन था इसमें से माइनस किया, सेलिंग एक्सपेंस से माइनस किया, उसको बोलेंगे एनआरवी। समझ में? तो आज का मार्केट वैल्यू और जो भी एनआरवी रहेगा, इन दोनों में जो लोअर रहेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया। ओके सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया, इन्वेंटरी का वैल्यू हो गया, और वो बताने का काम कौन करेगा, AS2। देन AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोलेगा कि बिजनेस में कैश इनफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। वो जब आप अगर गलती से आप ये करोगे कोई प्रोफेशनल कोर्स, तो उधर आपको सेकंड स्टेज में सीखना है कि CA इंटर में सीखोगे या CA में इंटर में सीखोगे या CS एग्जीक्यूटिव में सीखोगे, उसके अंदर भी पढ़ा हुआ है। या बीकॉम वगैरह में जाओगे तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आपको ये सब सीखने को मिलेगा। डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग प्रैक्टिकली ये बंद हो चुका है, ये अभी यूज में नहीं है। डिप्रेसिएशन मतलब कोई भी असेट के ऊपर डिप्रेसिएशन कैसे चार्ज करना, असेट का वैल्यू इंचेस से कैसा कम करने का, सिस्टमैटिक कैसे कम करने का, कौन सा मेथड यूज करने का, वो बताने का काम करेगा AS6 डिप्रेसिएशन। बीच में आपने देखा AS4 AS5 गायब हो चुके, ऐसे ये एग्जाम्पल्स ऐसे लाइन से तुम लोगों को सीखने को मिले, प्रॉफिट प्रायर आइटम्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद में आप लोगों को कुछ कंटिंजेंट असेट प्रोविजन और लाइबिलिटी वाला भी एक एएस इसके अंदर पड़ा हुआ है। ओके, देन AS7 गायब है यहाँ से, देखो 8, AS8 दिया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कैसे रिकॉर्ड करने का वो AS8 बताएगा। AS9 इनकम को कैसे रिकॉर्ड करने का, कब इनकम को रिकॉर्ड करने का, वो बताने का काम कौन करेगा, AS9, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। AS10 अब इसका नाम चेंज होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका, PPE। नाम क्या है, PPE, पहले नाम क्या था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट था, अभी नाम क्या हो गया, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज PPE। क्या नाम है, PPE। देन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अभी इसका लेक्चर में रिकॉर्ड करने वाला हूँ 1-2 दिन में, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग कैसे होता है, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा उसका टोटल। ओके, आपके यहाँ पे कितना सा पॉइंट दिया, इतना ही पॉइंट दिया ना, 3 लाइन का। मेरा 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, अगर चाहिए तो आपको मैं शेयर करूंगा, CA में इंटर के लिए मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ओके, ये भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ये भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, अगर आपका सीखने का रियली मन होगा तो आपको दे दूंगा मैं।
गवर्नमेंट से मिलने वाला ग्रांट, अनुदान, गवर्नमेंट कभी कभी पैसा देता है ना, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करने का वो बताने का काम करेगा AS 12। फिर AS 13 है बच्चे लोग, इन्वेस्टमेंट है। फिर AS 14 भी होता है, AS 15 भी होता है। उसके बाद में तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम भी दिया हुआ है कि जो भी इनकम टैक्स रहेगा उसका अकाउंटिंग कैसे करने का वो बताने का काम करेगा AS 22। ऐसे टोटल 30 AS हुए। ओके, ये तुम लोगों को सिर्फ जस्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया जो प्योरली थियोरेटिकल था। टॉपिक नंबर 2 में न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे, जो एक्चुअली अकाउंट सब्जेक्ट का है पार्ट न्यूमेरिकल। ओके,